नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान क्या है? विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। आज के इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के ऊपर धर्मपुर के विज्ञान केंद्र में जाकर हमने मुलाकात ली। विज्ञान केंद्र के शिक्षण अधिकारी से जब हमने बातचीत की तो ये भी पता चला कि इस विज्ञान केंद्र में हज़ारों के तादाद पर विद्यार्थी आते हैं और प्रशिक्षण भी लेते हैं। इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य पर 300 से भी ज़्यादा विद्यार्थी ने इस दिन भाग लिया और विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान केंद्र आए हैं। वलसाड़ जिले के धर्मपुर तालुका में जो विज्ञान केंद्र है वहाँ पर आज आए हैं। आइए जानते हैं प्रोफेसर भद्रेश जी से, वो आज विज्ञान केंद्र में आए हैं और उनका लेक्चर है उसके बारे में क्या कहने वाले हैं। कल 28 फरवरी हम विज्ञान दिवस मनाने वाले, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे। आइए भद्रेश जी से बात करते हैं, उनके ही शब्दों में जानते हैं विज्ञान को लेकर वो अपनी सोच क्या रखते हैं और हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो विज्ञान को लेकर क्या सोचती है, जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। आज का ये जो दिन है नेशनल साइंस, एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 75 प्लेसेस पे सरकार की ओर से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए जा रहे हैं और बच्चों को और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे सिटीजन्स हैं सबको प्रेरित किया जा रहा है विज्ञान की ओर अपनी दृष्टिपात करने के लिए। इसके भाग रूप पूरे भारत में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक पूरे सप्ताह तक नेशनल साइंस वीक की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है जी। और आज धर्मपुर साइंस सेंटर जी में एक लेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया, इस विषय पे लेक्चर है। और करीबन 270 जितने स्टूडेंट्स आए हैं जो आज प्रेरित होंगे विज्ञान की हमारी गाथा से। जो देश का पुरातन विज्ञान था जो हमने हमारी जीवन शैली में ढाला हुआ था वो कहीं ना कहीं छूट गया है पीछे। और यहाँ से जितनी भी तकनीकी कौशल्य थे हमारे, उन सब में अभी हम बाहर की ओर से आने वाले नएपन का अनुभव कर रहे हैं। पर हमारा जो पुरातन ज्ञान है वो पुरातन ज्ञान को लोगों की और कैसे पहुँचाया जाए वापस, उनको उनके प्रति कैसे उनको समझाया जाए, दिखाया जाए कि ये हमारा हिस्ट्री था। और इसी से प्रभावित होके विश्व के बहुत सारे लोग यहाँ आते थे और यहाँ से विज्ञान और कला संस्कृति सब वहाँ ले जाने के लिए भारत की ओर आकर्षित होते थे। उस हिस्ट्री के बारे में आज हम स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपुर विज्ञान केंद्र के एजुकेशन ऑफिसर, शिक्षक अधिकारी हमारे साथ उपस्थित है, श्रीमान प्रज्ञेश जी राठौड़ जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में है और कितने सालों से यहाँ पर विज्ञान केंद्र बना हुआ है और हर साल या रोज़ाना यहाँ पे कितने विद्यार्थी या इस विज्ञान केंद्र का लाभ उठाते हैं। पूरा विवरण जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। प्रज्ञेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद मैडम। आपका जो प्रश्न है कि जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर की स्थापना कब हुई थी, तो जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर 27 अप्रैल 1984 से यहाँ पे स्थापित है। और उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के कर कमलों से इसका लोगों के लिए लोकार्पण किया गया था। और तब से आज तक अविरत ये धर्मपुर के ट्राइबल बेल्ट में और दूर दराज के इलाके से लोग यहाँ पे आते हैं, खास करके ज़्यादातर बच्चे आते हैं। और ये विज्ञान केंद्र की अलग अलग जो फैसिलिटी है जो हम हर साल कुछ उसमें नयापन लाते रहते हैं, नई नई चीज़ें जोड़ते रहते हैं, तो उसका लाभ उठाते रहते हैं। और अमूमन हर साल 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख तक बच्चे यहाँ पे विज़िट करते हैं। और इसके अलावा हम आउटरीच प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमारी 2 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन की वाहन है, उसके माध्यम से भी हम 2 लाख लोगों तक पहुँचते हैं। तो ऐसे मिला के हम देखें तो हर साल हम 4.5 लाख लोगों तक विज्ञान का संदेश पहुँचाते हैं। आपको क्या लगता है कि वलसाड़ जिला एक विकसित जिला कहा जाता है, क्योंकि वलसाड़ जिले के अंदर भी ट्राइबल क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी है, तो इस विज्ञान केंद्र में जब बच्चे यहाँ पे, जब विद्यार्थी यहाँ पे आते सीखते हैं तो उनका जो लेवल एक बढ़ता है तो वो कहाँ तक जाता है और विज्ञान सीखना
एक विज्ञान अपने आप में एक तरह से दिया हुआ ज्ञान कहलाता है। तो बच्चे यहाँ पे सीखते हैं, तो कहाँ तक उस लेवल को पहुँचाते हैं आप बच्चों को? विज्ञान केंद्र में बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे अलग अलग जैसे कि जिला स्तरीय विज्ञान मेले होते हैं या सेमिनार होते हैं। हाँ। और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल, स्टेट से नेशनल लेवल और जी। कुछ बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है वलसाड़ जिले का। तो ये हमारी यशगाथा है। आज यहाँ पे कितने बच्चे उपस्थित होने वाले हैं इस कार्यक्रम में? आज यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 350 बच्चे हैं। जी। ये आज पूरे दिन में विज्ञान केंद्र का भ्रमण करेंगे, जिसमें आज़ादी के 75 साल के जो एग्जीबिशन है, हाँ। इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये विषय के ऊपर जो 51 पैनल का एग्जीबिशन है, जिसमें अलग अलग जो विषय है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में भारत ने क्या विकास किया, अंतरिक्ष विज्ञान में क्या विकास किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या विकास किया, डिफेंस के अंदर क्या विकास किया, ऐसे अलग अलग जो विषय है उसके ऊपर भारत के बच्चे जो है वो उस विषय को देखेंगे और उसमें से बहुत सारी जानकारी अपने साथ लेके जाएंगे। और दोपहर के समय में बच्चों के लिए हमने अंधश्रद्धा निर्मूलन के प्रयोग, उसके ऊपर भी हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं। जो यहाँ के जो ट्राइबल बेल्ट में बहुत सारी अभी भी अंधश्रद्धा देखी जाती है, तो वो अंधश्रद्धा में केमिकल के रिएक्शन के प्रयोग दिखा के, इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन का उपयोग करके लोगों को चला जाता है। तो ये कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन है और लोगों को कैसे इस ऐसे माध्यम से चला जाता है, वो भी हम उजागर करेंगे। प्रज्ञेश सर, मैंने ये भी देखा है, जब पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है। काफ़ी समय पहले जब मैं यहाँ पे आई थी मैंने देखा था कि यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है विज्ञान के बारे में, तो वो सिस्टम आज भी जारी है? जारी है। यहाँ पे हर सैटरडे संडे बच्चे आते हैं, उनको इनोवेशन हब की जो फैसिलिटी है हमारे यहाँ, तो वो पूरे गुजरात में जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर और अहमदाबाद में विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर, ये दो ही जगह पे ये इनोवेशन हब की फैसिलिटी है पूरे गुजरात में। और भारत सरकार की ये एकमात्र फैसिलिटी है जो यहाँ पे जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर में पाई जाती है। यहाँ पे हम बच्चों को इंटीग्रेटेड साइंस, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 अलग अलग डिसिप्लिन में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। तो यहाँ पे कितने बच्चे इस प्रकार से प्रशिक्षण लेते हैं हर साल? कितने संख्या में बच्चे? हर साल हमारी जो इंटेक है वो 300 बच्चों तक हम उनको प्रशिक्षण देने में सक्षम है। ये जो हम है वो विज्ञान को रुचिपूर्ण बनाने के लिए ये करते हैं। ये हमारे बच्चे जो है अभी वो 7वीं 8वीं कक्षा से 9वीं 10वीं कक्षा तक है, तो तुरंत हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर फर्दर स्टडी में जब बच्चे जाएंगे तो इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड चुने। इसके लिए वो डाइवर्जन के लिए ये हमारा प्रयास है कि यहाँ से बच्चे जो है, यहाँ से जो भी बच्चे निकले वो उनका एक ही एम हो, या तो इंजीनियरिंग लाइन में जाए या मेडिकल लाइन में जाए। तो उसके लिए हम उनको अलग अलग ऐसे उपकरणों से जो है परिचित करवाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही एक अच्छी सकारात्मक प्रयास है सरकार के द्वारा ये निभाया हुआ कि ट्राइबल बेल्ट के पास, ट्राइबल बेल्ट का जो क्षेत्र है वहाँ पे आसान तरीके से विज्ञान के जो इक्विपमेंट काफ़ी महंगे होते हैं, वो हर बच्चे अपने घर में उपलब्ध नहीं करा पाते, हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे इस केंद्र को बनाना ये हेतु इतना ज़्यादा बेहतर, इतना सकारात्मक प्रयास किया गया है। और जो बच्चे ट्राइबल में रहते के बावजूद भी बहुत टैलेंट, प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिसको साइंस ही पढ़ना है, विज्ञान के में ही आगे बढ़ना है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये केंद्र बहुत ही उनको उपयोगी है, बहुत ही उनको मदद करेगा। सही है। और आज मेरा एक स्टूडेंट भी आया, एक स्टूडेंट है वो 2005-7 के बैच में था, तो वो भी आज ये इनविटेशन देखा। तो आज वो हमारे यहाँ मॉडल रॉकेटरी और एरो मॉडलिंग के कोर्सेज किया करता था वैकेशन हॉबी कैंप में, और उसने आगे चल के वही शाखा में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो आज उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी धन्यवाद। आइए आज आपको एक ऐसे विद्यार्थी से मिलवाते हैं, इसने विज्ञान हॉबी को समझकर वलसाड़ के धर्मपुर तालुका के विज्ञान केंद्र में से ही उन्होंने अपनी विज्ञान को लेकर हॉबी की शुरुआत की थी, और आज उसी हॉबी को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। उसी डिग्री में उन्होंने हासिल की है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी उन्होंने पूरा किया है। वलसाड़ के ही जिले के ही विद्यार्थी है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से धर्मपुर विज्ञान केंद्र ने उन्हें इतना प्रोत्साहित किया है और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जानते हैं विवरण उन्हीं के शब्दों में। हेलो, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम चिन्मय पटेल है, मैं वलसाड़ से ही हूँ और मैंने अपना अभी इंजीनियरिंग खत्म किया है और अभी मैं मास्टर्स की और या फिर इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपेयर। किस सब्जेक्ट में आपने डिग्री पूरा किया है, किस सब्जेक्ट में किया है? मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है SVIT वासठ से। मतलब वलसाड़ जिले
के अंदर एरोनॉटिक्स करना बहुत बड़ी बात है। हाँ। देखिए हम लोग का पूरा एरिया ट्राइबल क्षेत्र में गिना जाता है। हाँ। तो आपके जहन में ये एरोनॉटिक्स करने का कहाँ से आया था विचार? देखिए ये सब्जेक्ट मोस्टली बेंगलोर, विशाखापट्टनम, केरला, साउथ की तरफ लोग ज़्यादा South, करते हैं, या फिर देहरादून की तरफ लोग करते हैं। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, हाँ। फिर भी आपने किया। वैसे मुझे साइंस में इंटरेस्ट बचपन से ही है। जी। तो फिर मेरे फादर जो है वो मेरे को सब जगह ले के जाते थे, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी और मैगज़ीन, सफारी और वो सब एक्सप्लेन किया करते थे। फिर एक दिन मुझे मालूम पड़ा हॉबी कैंप्स के बारे में कि धर्मपुर में कुछ ऐसा होता है। जी। मैं यहाँ आया, बहुत सारी फिजिक्स की और वो सब चीज़ें सीखी, और एक जो कैंप था वो था मॉडल रॉकेटरी। अच्छा। वो मॉडल रॉकेटरी में हमने छोटे छोटे रॉकेट बनाए, उड़ाए। तब से मेरे को था कि मतलब कुछ करना है तो ये एविएशन या एरोस्पेस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ परस्यू करना है। और आपने हासिल भी किया, हाँ, डिग्री भी आपने डिग्री पूरी ले ली। हाँ। अब आगे की क्या सोच रखते हो आप डिग्री पूरी करने के बाद? अभी डिग्री के बाद मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जी। लिमिटेड या फिर DRDO है अपना, हाँ, जो हाँ। अपने तेजस और वो सब जी, बनाते जी। हैं। तो फिर मैं वो भी ट्राई कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं इंडियन फोर्सेस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। एयरफोर्स के लिए हाँ, एयरफोर्स। बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के विद्यार्थी जब हमारे सामने आके बात करते तो सच में लगता है कि कोई भी शहर में हम रहे, कोई भी गांव में हम रहे, अगर हमारे पास ज्ञान है, प्रतिभा है, टैलेंट है और कुछ कर दिखाने की हमारे पास अगर आशा है, सपने बड़े देखो ज़रूर पूरे होते हैं। सकारात्मक रहो और बहुत ऊंचाई तक पहुंचो। सोशल मीडिया ने कितना बच्चों को हेल्प किया वो ज़रा बताइए। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग क्या क्या है कि जैसे कि लॉकडाउन हुआ, जी। किसी को कुछ नहीं मालूम था, लोग नई नई हॉबीज़ लेके सीख जी। गए। जैसे कि मेरे आसपास के बच्चे कुछ है जो जिसको गार्डनिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, हाँ। वो आजकल नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और वो सब जी, सोशल जी। मीडिया से सीख रहे जी। हैं। कई बच्चे ने एरो मॉडलिंग फॉर एग्जाम्पल कि छोटा छोटा RC प्लेन और वो सब बना रहे हैं ऑनलाइन जी, से। हाँ। सो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है जिससे कि बच्चे सीख सकते हैं। तो आप युवा बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया को कितना पावरफुल मानते हैं? क्योंकि कहीं पे हमारे समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को या फिर इंटरनेट को बोलते हैं कि नहीं नहीं सही नहीं है, बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन आप जैसे बच्चे जब हमसे बात करते हैं तो हम समझते हैं सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है हमारे लिए, ऐसा वेपन है, हथियार है, जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ चीज़ अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ज़रा बताइए कि हमारे जो आज आने वाली पीढ़ी है उनके सोशल मीडिया कितना आगे प्लेटफॉर्म बड़ा हो सकता है। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया तो 2 एज स्वॉर्ड जैसा हो गया कि दो धारी तलवार है। जी। इसके बुरे इस्तेमाल भी है और अच्छे भी है। जी। हमको खुद को यूज़र्स को मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल। अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें। और सोर्सेज तो बहुत सारे हैं और हम भी सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे बच्चों को। जैसे कि किसी को कुछ नई हॉबी या फिर कोई चीज़ में एक्सपर्ट है तो वो दुनिया से जुड़ सकता है ऐसे। सोशल मीडिया हो या विज्ञान हो, जैसे विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे भी लिखते थे हम लोग डिसएडवांटेज एडवांटेज, उसके लाभ और गैर लाभ। वैसे सोशल मीडिया भी वैसा ही है, लेकिन अगर आपको सही इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया का तो आज प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, वो भी निःशुल्क है। आपको सिर्फ डेटा खाली आपके पास मोबाइल में होना चाहिए, निःशुल्क आप उसमें कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो। सोशल मीडिया को आप सही सकारात्मक तरीके से इसका उपयोग कीजिए। आप दुनिया आपकी सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर में होगी। आप एक उंगली पे पूरी दुनिया आप अपने मुट्ठी में कर सकते हो, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, धर्मपुर विज्ञान केंद्र से कैमरामैन पवन कुमार के साथ, धन्यवाद। तो आइए इस विज्ञान केंद्र के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इस विज्ञान केंद्र के शिक्षण अधिकारी साथ में हमारे साथ प्रोफेसर भद्रेश जी भी जुड़ गए हैं। तो आइए चलिए विद्यार्थियों के साथ साथ हम भी इस विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े और कुछ रोचक बातें विज्ञान के बारे में हम भी जान ले। धर्मपुर, इसकी स्थापना 27 अप्रैल 1984 में यहाँ पे हुई थी। और तब वहाँ पे ये पॉपुलर साइंस गैलरी थी। उसके बाद में क्रमिक विकास होते गया और अलग अलग गैलरीज का निर्माण होती है। ये पॉपुलर साइंस गैलरी में यहाँ पे अलग अलग जो धर्मपुर की जो संस्कृति है और उसके जंगल और उसके जीवन के बारे में है। और उसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें भी हैं, नई तकनीकों के बारे में, जैसे DNA, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। ये जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैसे काम करता है उसके ऊपर ये पूरा मॉडल है। इसमें न्यूक्लियर पावर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसका पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है। अभी हम फर्स्ट पे जाएंगे, पार्ट 1 वहाँ पे और ये पार्ट 2 पे जाएंगे। जैसे ये गैलरी
कंस्ट्रक्शन गैलरी है, ये उसी का पार्ट है। अभी आज इंडिया में जैसे 75 जगह पे ये एग्जीबिशन चला है। मतलब ये 75 अमृत महोत्सव जो हुआ है उसके लिए 75 जगह पे ये सेम एग्जीबिशन जो है ये यहाँ पे लगा है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, विज्ञान प्रसार और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के संयुक्त प्रयासों से ये प्रदर्शनी इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और ये जो थीम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, 22 से 28 फरवरी के दौरान ये कल हाँ 22-28 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था और 28 को ये समापन। तो ये जो है यहाँ पे जो है हेरिटेज ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज ऑफ इंडिया यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे भारत के अंदर 7000 BC के समय में यहाँ पे मेहरगढ़ कल्चर जो कि बलूचिस्तान में आज के पाकिस्तान के अंदर ये जो है, लेकिन पहले वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो वो यहाँ पे जुड़ा है। कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है, जो हमें उत्खनन के दौरान ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें मिली है जो ये प्रदर्शित करता है कि भारत साइंटिफिकली बहुत ही एडवांस था दूसरे देशों से। तो भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जंतर मंतर है या जो सवाई राजा जयसिंह ने जो निर्माण किया था जयपुर में वेधशाला है, वो सारी चीज़ें थी जब दूसरी दुनिया के लोगों को ये भी पता नहीं था कि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है या सूरज पृथ्वी के आसपास घूमता है। और जो सच प्रदर्शित करने वालों को जेल में भी डाला जाता है, जैसे कि आपको पता होगा गैलीलियो है, तो इनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो पांडुलिपियाँ है वो भी प्रसिद्ध होती है कि गणित के क्षेत्र में भारत, प्राचीन भारत बहुत ही आगे था। जब लोगों को ये भी पता नहीं था तब सचोट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणनाएं होती थी, कौन सी तिथि पे कहाँ पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने वाला है, कितने समय के लिए होने वाला है। ये सारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते थे। अच्छा, ये सील कार्विंग हो गया, सील कार्विंग ये अंदर से ही जो उत्खनन के दौरान ही ये सारी चीज़ें मिली है। फीमेल फिगर फ्रॉम मेहरगढ़, तो ये सारी जो शिल्प कला है या जो है ये हमारे यहाँ ये जो है इंडस वैली क्राफ्ट ये मिला है पांडुलिपियाँ। ये नगर रचना की बात करें तो नगर रचना भी इतना अर्बन कार्विंग वो भी भारत के अंदर ये जो संस्कृति में मौजूद था। जसत और पीतल संबंधित धातु विज्ञान के अंदर भी भारत की बहुत ही निपुणता थी। तो ये सारी चीज़ें जो है जहाज निर्माण, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें भारत के अंदर बहुत ही आगे तक थी। ये आप उसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि आयन पिलर, वो भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको पता चलता है कि अभी तक उसको जंग नहीं लगा है। तो ऐसी कौन सी धातु से निर्माण हुआ है जिसको अभी तक कोई सृष्टि नहीं हुआ है। फिर ये जो है अलग अलग जो संस्थाएं भारत में निर्माण, हरगोविंद खुराना का चित्र है, तो ये भी पहले से भारतीय थे जिन्होंने सिंथेटिक DNA का निर्माण किया प्रयोगशाला में। और उस समय उनके पास अमेरिका की नागरिकता थी, तो वो नोबेल प्राइज मिला अमेरिका के खाते में गया। तो भारत के नागरिक है और भारत के ऐसे ही हमारे पास व्यक्ति है साइंस फील्ड में CV रमन, फॉर मूवी बिफोर इंडिपेंडेंस 1928। वो इंडियन भारतीय मूल के लोगों को तो मिला है, लेकिन जिसके पास भारत की नागरिकता है, भारत का पासपोर्ट है, उनको नहीं मिला है। उनका पासपोर्ट दूसरे देश का। एक और व्यंग एक कमेंट देने का मन करता है कि देश में टैलेंट तो है, मतलब प्रतिभा तो है, लेकिन देश में टैलेंटेड लोगों के लिए जगह नहीं थी, या बोला जाए तो, या उनको सुविधाएं नहीं थी उस समाज में। इसलिए वो लोग अपना देश छोड़कर वहाँ पे उन्होंने अपना प्रतिभा दिखा, उनको वहाँ पे जो काम उनको था वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना काम किया। प्रतिभा की कमी नहीं, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें उनको विदेश का इन्विटेशन मिला, लेकिन उन्होंने भारत को नहीं छोड़ा और उन्होंने जो भी रिसर्च है वो इंडिया में ही किया है। फिर यह पे 1942 से लेके 2021 तक जो वैज्ञानिक संस्थान यहाँ पे भारत में जो खुले, जिसका उद्घाटन हुआ, जिसकी स्थापना हुई, वो सारे यहाँ पे लिखा है। CSIR 1942 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में 51 में, एटॉमिक एनर्जी बॉम्बे में 1954 में, ये सारी जो चीज़ें हैं, DRDO
आज आपने बहुत नाम सुना होगा, हाँ? तो वो भी 1958 में, PIFR 1959 में। तो ये सारी जो संस्था है, हाँ, जो विज्ञान के क्षेत्र में, हाँ, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को, हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो जिसने भारत को एक विश्व के सामने रखने का काम किया है, ये सारी संस्थाओं का योगदान जो है वो हमें भुलाया नहीं जा सकता। ये देखिए परम 8000 1991 में भारत ने निर्मित सुपर कंप्यूटर और विश्व का दूसरा सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर। तो ये स्टील प्लांट्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। एक समय ऐसा था जब भारत अंग्रेजों के चुंगल से निकला, भारत आज़ाद हुआ, तब भारत में एक सुई बनानी है तो भी वो विदेश से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। वो वहाँ से लेके भारत ने आज स्वदेशी ऐसे उपकरण बना रहे हैं और विदेश को बेच रहे हैं। आज एक्सपोर्ट का सबसे देश में आ गया और लोकल जो है ना, इंपोर्ट फॉर लोकल, वो सिस्टम इतना मोदी जी ने इतना अच्छा शुरू किया है ना कि लोकल को आप महत्व दीजिए आप। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे एकदम सचोट होता है कि MSME, तो MSME में आप देखिए तो 48% जो है ना, वो ऐसे यहाँ पे चार्ट में देखिए तो ना MSME का जो 48% है उसमें भी 94% जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस का है। जैसे 10-12 लोगों को रोजगार दे दिया, ऐसी जो गाँव में घर में चलने वाली जो ऐसी लघु उद्योग है, उसका भारत के विकास में GDP में 94% है। आउट ऑफ ये उनका अगर 48 को 100% ले लें तो उसमें भी 94% जो है वो लघु उद्योग। और इसका ये ग्राफ देखिए, शेयर ऑफ MSME सेक्टर इन इंडियाज GDP 14 में इतना था, अभी ये 30 है। उसके अलावा ये जो है गांधी जी के ये इसके अंदर गांधी जी के ऊपर भी राष्ट्रपिता गांधी जी को भी डिजिटल श्रद्धांजलि, ये जो प्रदर्शनी है इसको हमने गांधी जी के 150वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया था। ये जो है ये भी विज्ञान प्रसार के और जिला राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संयुक्त उपक्रम से ये है। इसमें गांधी जी के जो बिलोंगिंग्स है, वो जो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी और उसमें भी आप उसको हिंदी इंग्लिश में सारी चीज़ों का ये देख सकते हैं। एक पूरा लैंग्वेज आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये हाँ टच स्क्रीन है। तो यहाँ पे धर्मपुर के जो लोग हैं या धर्मपुर के जो बच्चे हैं, उनको ये ऐसे टच स्क्रीन वाले जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से गांधी जी के जीवनी के बारे में सब पता चलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो ये एग्जीबिशन के अंदर गांधी जी के लास्ट टाइम नहीं था ना, हाँ, गांधी जी के ये जो है चश्मा है, ये गांधी जी का चरखा है और यहाँ पे गांधी जी के जो घड़ी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो गांधी जी का चश्मा जो है वो सिंबलाइज करता है उनके विजन को। हर एक चीज़ का एक ये सिंबलाइज किया है कि गांधी जी का चश्मा जो है, हाँ, तो इसके ऊपर गांधी जी के विचार जो है वो सब आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पे चरखा, तो इसके ऊपर गांधी जी के विचार जो है क्या है। तो चरखा जो है वो भी एक भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा है। कि आपको पता है कि जैसे भारत में कपास का निर्माण होता था, भारत में कपास का निर्माण हमारे किसान करते थे। वो किसानों के पास से बहुत ही कम दाम में पानी के मूल्य में वो खरीद के ब्रिटेन लेके जाते थे। वहाँ पे उसको उनकी जो मिल के अंदर उसका उसमें से कपड़ा बना के वो भारत में महंगे दामों में बेचते थे। और उसके ऊपर ये किसानों को मजबूरन उनको जो नील उसकी बात कि उनको मजबूरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो जमीन सही है, तो इसके लिए सत्याग्रह भी किया गया था गांधी जी के द्वारा इतिहास की बात करें, चंपारण और उसमें अगर इतिहास की बात करें तो 24 परगना जो पश्चिम बंगाल में है जिला 24 परगना, वहाँ पे एक जिला है हाली शहर करके, एक तालुका है हाली शहर में रानी रासमणी, उसने पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में इसके लिए प्रोटेस्ट किया था कि जहाँ पे नील उग रहा है वहाँ पे नील नहीं, जहाँ पे चावल की खेती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल चावल की खेती में सेपल टाइप है, तो वहाँ पे रानी रासमणी ने भी प्रोटेस्ट किया था कि नहीं होगा वहाँ पे नील की खेती। बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो उसमें अल्टीमेट क्या होता है कि भारत के किसानों का
शोषण होता था बिल्कुल। और उनको कुछ मिलता नहीं था और वही सारी चीज़ें जो उन्होंने खुद ने उगाई है वो अंग्रेजों के पास महंगे दामों में खरीदनी पड़ती थी, जबकि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे अवेलेबल थी। तो उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने चरखा क्रांति शुरू की कि जिसमें खुद ही अपना कपड़ा बुनो और खुद ही पहनो। तो उससे अंग्रेजों के जो विदेशी जो कपड़े का बहिष्कार ये वो सब था, वो एक प्रोटेस्ट का एक तरीका था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रूट्स में देखो सबसे आगे धर्मपुर, कैरी में देखो ऑर्गेनिक तो हब धर्मपुर ऑर्गेनिक हब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक हब धर्मपुर को माना जाता है। कैरी केसर देखो धर्मपुर का राजा है, केसर हापुस पसार का राजा है। तो फ्रूट्स वगैरह में तो कमी है, चीकू है, चीनी है, ये सारी जो यहाँ की स्पेशलिटी है और इतने स्वीट लगते हैं कि आप उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कुछ नहीं है। गणदेवी पे लिखा था, गणदेवी के अंदर जो सिर्फ कॉफी, तज, तमालपत्र ये सब सिर्फ केरला और उस जगह पे पहले होता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर वो गणदेवी भी हो रहा है। गणदेवी જોવા મળતું હતું અને લોકો એનો ઉપયોગ કરતા હતા। આ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ છે જેમાં વિશ્વની પ્રથમ યુનિવર્સિટી સ્થાપવામાં આવી હતી। બે મોટી મોટી યુનિવર્સિટીના નામ આપણા ત્યાં, આમ તો 4 યુનિવર્સિટીઓ હતી, એમાંના 2ના અસ્તિત્વ અને નામો બધાના મનમાં હશે, તક્ષશિલા અને નાલંદા। સાંભળ્યું બધાએ? ઇતિહાસ ભણે છે બધા લોકોએ સાંભળ્યું છે કે તક્ષશિલા અને નાલંદા જે ભારતની 2 મહાનતમ યુનિવર્સિટીઓ હતી, જેમાં અનેક દેશના વિદ્યાર્થીઓ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કરતા હતા। અત્યારે યુનિવર્સિટીઓ છે આપણે ત્યાં અને આમાં પણ ઘણા બધા વિષયો ભણાવવામાં આવે છે, પણ એ સમયે ઇન ધ એરા ઓફ ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન એટલે કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના સમયની અંદર પણ આપણી પાસે આવા સિવિલાઇઝેશનની અંદર પણ ખૂબ બધા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણતા હતા એવા પુરાવાઓ મળી આવ્યા છે અને એ બધી બાબતોનું ત્યાં આકલન કરવામાં આવ્યું છે। આ 700 BC ની વાત છે, જ્યાં આપણી પાસે 60 જેટલા વિષયોની અંદર વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હતા। આ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ પછી उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, धर्मपुर विज्ञान केंद्र से कैमरामैन पवन कुमार के साथ, धन्यवाद। इस संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। धन्यवाद। द स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, न्यू ईयर धमाका, मशाल चौक, नानी दमन। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया, स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ।